जी नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री राम। मैं प्रेम कुमार फिर से स्वागत करता हूँ मेरी एक छोटी सी कक्षा में। आज हम बिजनेस स्टडीज़ का टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है फाइनेंशियल मार्केट। हमारी फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऊपर जो आपका चैप्टर 9 है उसकी वीडियो ऑलरेडी हमने अपलोड कर दी है। जल्दी से जाइए उस वीडियो को देखिए, उसके बाद तुरंत इस वीडियो पे आप रिटर्न आइएगा। और जो भी आपके प्रीवियस वीडियोस के कुछ डाउट्स होंगे तो इस आप इस यहाँ पे आके हमें बता सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक टाइम वेस्ट ना करते हुए। फाइनेंशियल मार्केट। देखो यहाँ पे दो वर्ड हैं, एक है फाइनेंशियल जो किससे बड़ा है, फाइनेंस से, और दूसरा वर्ड है मार्केट। ठीक, फाइनेंस में फंड्स आते हैं, उस फंड्स के अंदर नॉट ओनली मनी और हमारे पास जो शेयर, डिबेंचर यानी जितनी भी फाइनेंशियल सिक्योरिटी हैं वो आती है। और मार्केट एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे थिंग्स को क्या किया जाता है, सेल और परचेज किया जाता है, जनरेट किया जाता है। दैट मीन ये जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी की सेल और परचेज और जनरेशन या क्रिएशन हम कह सकते हैं वो है कहाँ होती है, फाइनेंशियल मार्केट के अंदर। हमारे पास जो पर्सन्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं जो क्या करते हैं, फंड्स को एलोकेट करते हैं, रिसीव करते हैं, प्रॉपर वे से यूटिलाइज करते हैं, उनको फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज कॉल किया जाता है। लाइकवाइज हम एक बात करते हैं छोटी सी कि बैंक क्या करता है, एक हाउस होल्ड की जो सेविंग है उसको डिपॉजिट करेगा, हाँ बैंक अपने पास, और उसको आगे चैनलाइज कर देगा किसको, कंपनी या प्रोड्यूसर सेक्टर में कह सकता हूँ मैं, एक बार यहाँ पे कंपनी लिख रहा हूँ, ठीक है, जिनको लोन की नीड है। मीन्स एक आइडल जो हमारा कैश पड़ा है उस आइडल कैश को क्या करेगा, एक चैनल के अंदर ले आएगा और इसको प्रोडक्टिव बना देगा। ये प्रोसेस किया जाता है बाय द फाइनेंशियल मार्केट। ठीक है, यहाँ पे एक बैंक फाइनेंशियल मार्केट की तरह वर्क कर सकता है। वहां पे हम सिक्योरिटीज के बीच में भी डील करेंगे और यहाँ पे मैं ओनली जस्ट एक मनी का एक छोटा सा एग्जांपल लेके आपको बता रहा हूँ। ठीक, और बैंक को हमने क्या बोला, फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज बोला, जो इंटरमीडिएट में काम करता है। ठीक, ये क्या करता है, बोरोअर्स और लैंडर्स को क्या करता है, एक जगह पे लेके आता है ताकि वो अपने फंड्स को विलिंगफुली पे कर पाएं, अरेंज कर पाएं, उसका यूज कर पाएं। उसके अंदर एक हाउस होल्ड भी हो सकता है, बिजनेस फर्म्स भी हो सकती हैं, बैंक हो सकती हैं, ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट हो सकती हैं, NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन भी हो सकते हैं। फंक्शंस क्या क्या है हमारी इस मार्केट के, इस मार्केट में क्या क्या काम किए जाते हैं फाइनेंशियल मार्केट के अंदर। फाइनेंशियल मार्केट के अंदर हम पहली बात करते हैं क्या, हमारे पास हमारी जो सेविंग है उसको चैनलाइज किया जाता है। अभी मैंने आपको बैंक वाला एग्जांपल दिया, ठीक है, बैंक एक हाउस होल्ड की सेविंग को चैनलाइज करता है कि हाँ भाई प्रोडक्टिव यूज में। इसको मैं और तरीके से बात करूँ, मान लो कोई कंपनी है, किसी हाउस होल्ड ने अपनी सेविंग से इन्वेस्ट कर दिया कहाँ पे, शेयर्स में, उसने शेयर बाय करे और वो रुपीज़ कहाँ चले गए, कंपनी के पास। अब कंपनी उसको क्या करेगी, प्रोडक्शन के ऊपर लगा देगी। तो वो शेयर्स में हमारे फाइनेंशियल मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है। कुल मिला के एक की सेविंग चैनलाइज हो जाती है, एक किसी सिस्टम में आ जाती है और वो प्रोडक्टिव बन जाती है। दूसरा, हेल्प इन प्राइस डिटर्मिनेशन। प्राइस कैसे डिसाइड होता है, जब हमारी डिमांड और सप्लाई इक्वल हो जाती है। अब डिमांड और सप्लाई कौन बताएगा, फाइनेंशियल मार्केट बताएगी। मार्केट से पता लगेगा कितनी डिमांड है और कितनी सप्लाई है। प्रोवाइड लिक्विडिटी का मतलब होता है पेइंग कैपेसिटी कब बनेगी, जब चीज़ों को सेल किया जाएगा, परचेज किया जाएगा। कुल मिला के थिंग को सेल और परचेज करने का काम कहाँ किया जाता है, इस फाइनेंशियल मार्केट के अंदर होता है। रिड्यूस कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन। कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन का मतलब क्या हुआ, कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन
जो भी हम क्या करना है, जो हमारे पास एक बात, ये ऐसी मार्केट है जो ऑनलाइन भी वर्क करती है। कुछ सिस्टम हम आगे बढ़ेंगे जो ओनली ऑनलाइन के थ्रू चलता है, कुछ ऑफलाइन के थ्रू भी होता है, पर ज़्यादा सिस्टम ऑनलाइन के थ्रू है आजकल। तो ऑनलाइन है तो हमारा जो टाइम है वो क्या हो जाता है, सेव हो जाता है, हमारे एफर्ट्स सेव हो जाते हैं, हमारी जो मनी है और बीच में इंटरमीडिएरीज कम रह जाते हैं, जिस कारण से हमारी कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाती है, हमारी मनी की भी सेविंग हो जाती है। देन टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, कितने तरह की हमारे पास फाइनेंशियल मार्केट है, तो हम बात करते हैं दो तरह की फाइनेंशियल मार्केट होती है। एक को हम मनी मार्केट बोलते हैं और दूसरी को हम कैपिटल मार्केट बोलते हैं। मनी मार्केट के अंदर ओनली एंड ओनली शॉर्ट टर्म की थिंग्स को डील किया जाता है, और जबकि कैपिटल मार्केट के अंदर लॉन्ग टर्म वाली सिक्योरिटीज को डील करते हैं। शॉर्ट टर्म वाली सिक्योरिटी कहाँ डील होंगी, मनी मार्केट में, लॉन्ग टर्म वाली कहाँ डील होंगी, कैपिटल मार्केट के अंदर। दोनों किसका पार्ट है, फाइनेंशियल मार्केट का पार्ट है। देन मनी मार्केट, यहाँ पे मनी मार्केट को डिटेल में पढ़ते हैं। तो ये क्या है, शॉर्ट टर्म मार्केट है जहाँ पे शॉर्ट टर्म फंड्स और सिक्योरिटी को डील किया जाएगा, जिनका मैच्योरिटी पीरियड है वो मैक्सिमम 1 ईयर होगा, मतलब 1 ईयर के अंदर वो कैश में कन्वर्ट हो जाएंगी, ठीक है। और इसके जो मेजर पार्टिसिपेंट्स हैं वो पार्टिसिपेंट कौन कौन से हैं, आरबीआई है, कमर्शियल बैंक्स है, एनबीएफसीज हैं, स्टेट गवर्नमेंट हो सकती है, लार्ज कॉरपोरेशन हाउसेस हो सकते हैं, यानी बड़ी कंपनियां और म्यूचुअल फंड्स हो सकते हैं। मेन फीचर्स क्या क्या है हमारे इसके, तो पहला है ट्रेजरी बिल। 5 इंस्ट्रूमेंट्स हैं, 5 इंस्ट्रूमेंट्स में से पहला इंस्ट्रूमेंट है ट्रेजरी बिल, ठीक है। यहाँ पे आपको इन चीज़ों को लगभग याद ही करना है और इसके बारे में कुछ ज़्यादा डिटेलिंग आपको स्टडी नहीं करनी है, चीज़ों को याद आपको करना है, ठीक है। एक मिनट, तो पहला ट्रेजरी बिल है। ट्रेजरी बिल क्या होता है, जिसको इशू किया जाता है, कौन, आरबीआई इशू करती है, किसके बिहाफ पे, सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे। याद कर लीजिएगा, ट्रेजरी बिल आरबीआई इशू करती है सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे। शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट हमने ऑलरेडी बात कर ली कि मनी मार्केट के जितने भी इंस्ट्रूमेंट है वो शॉर्ट टर्म के लिए चलेंगे, ठीक है। कैसे इशू किए जाते हैं, लोअर देन द फेस वैल्यू, मतलब अगर इसका प्राइस नॉर्मली क्या है 100 रुपये है तो ये उससे कम में यानी 95 में या उससे कम में इशू किया जाएगा। अब एक बात समझो कि जितने में इशू किया जाता है, जितने में इशू किया जाता है वो वैल्यू तो लेस देन प्राइस होती है, लेस देन उसकी फेस वैल्यू होती है, लेकिन इसको रिडीम फेस वैल्यू भी किया जाता है। इसके बीच का जो 5 रुपये है वो मार्जिन हो जाता है, वो बेनिफिट्स हो जाता है। इसका मतलब इनके ऊपर किसी तरह का इंटरेस्ट रिसीव नहीं किया जाता। अगर इंटरेस्ट नहीं होता इसको बोलते हैं जीरो कूपन बॉन्ड, जीरो कूपन बॉन्ड, ठीक है। इसका मतलब जीरो इंटरेस्ट रेट। हरियाणा बोर्ड के इस बार के सैंपल पेपर के अंदर भी पूछा गया है व्हाट इज जीरो कूपन रेट, दैट इज एनुअल इंटरेस्ट रेट, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई। ये क्या किए जाते हैं, ये जीरो कूपन रेट पे यानी विदाउट इंटरेस्ट होते हैं, क्योंकि इनको लेस प्राइस पे इशू करते हैं और एट पार पे रिडीम कर दिया जाता है। और इनकी जो मिनिमम अमाउंट होती है वो कितनी होती है, 25,000 होती है, या 25,000 के मल्टीपल में इनको क्या किया जा सकता है, खरीदा जा सकता है, इशू किया जा सकता है, ठीक है। ये जीरो कूपन बॉन्ड होते हैं और ये एक टाइप का क्या होते हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं। हमने ये बात तो ऑलरेडी कर ही ली है, ठीक। देन कॉमर्शियल पेपर, कॉमर्शियल पेपर अनसेक्योर्ड प्रोमिसरी नोट्स है, ठीक है। ये भी एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। एक बात समझ लीजिएगा, जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है उसका मीनिंग क्या होता है कि उनको हम हमेशा इंडोर्स कर सकते हैं। इंडोर्स का मतलब क्या होता है, ए ने बिल लिखा बी के लिए, ए ने इशू कर दिया बी को और बी ने उसको आगे ट्रांसफर कर दिया किसी और को, सी को, तो अब ए लाइबल बी के लिए ना होकर सी के लिए लाइबल है, ठीक है। ऐसे इसको ट्रांसफर कर आगे ट्रांसफर करने को बोलते हैं इंडोर्समेंट। तो जितने भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है ये इंडोर्स किए जा सकते हैं। तो हमारे कमर्शियल पेपर भी क्या होते हैं, इंडोर्स किए जा सकते हैं, ठीक है। एंड ये कैसे इशू किए जाते हैं, लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट देन द मार्केट रेट, मार्केट रेट से कम पे।
अब बताओ, क्या ट्रेजरी बिल्स में इंटरेस्ट रेट था? आंसर इज नो। क्या कॉमर्शियल पेपर में है? हाँ जी है। कितना है? लेस देन मार्केट वैल्यू। ये साइन आ लो, लेस देन मार्केट वैल्यू। आई बात समझ में? चलिए, ठीक है। इसका मैच्योरिटी पीरियड 15 दिन से 1 साल तक का है। फिर आगे आते हैं कॉल मनी। अब कॉल मनी यानी कॉल करके मनी को वापस मंगाया जा सकता है। दैट मीन ये वेरी 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 शॉर्ट पीरियड के लिए फाइनेंस है, जिसको रीपेबल ऑन डिमांड है। जब भी डिमांड की जाएगी इसको रीपे किया जाएगा। इसका जो मैच्योरिटी पीरियड होता है वो 1 डे से 15 दिन के बीच का मैच्योरिटी पीरियड है, यानी बहुत लेस पीरियड होता है। कई बार तो 1 घंटे का भी हो सकता है। और ये इंटर बैंक ट्रांजेक्शन, यानी एक बैंक, मान लो पीएनबी की एक ब्रांच है, पीएनबी को नीड पड़ गई फंड की, कोई विड्रॉल करवाने आ गया और उसके पास फंड है नहीं है, मतलब हम उसके पास सीआरआर एसएलआर जो होते हैं मेंटेन करने होते हैं, उनमें कहीं ना कहीं कमी आ गई, ठीक है। तो फंड उनके पास बचा नहीं है, ज़्यादा पैसा अपने पास रख नहीं पाए। अब रख नहीं पाए तो क्या करना पड़ा, ठीक है। अब इनको पैसे देने हैं, अगर नहीं देंगे तो रेपुटेशन डाउन हो जाएगी। ये क्या करेंगे, अपने नज़दीक के किसी और बैंक से, लेट्स सपोज एक्सिस से, ठीक है, कुछ टाइम के लिए क्या करेंगे, मनी की डिमांड करेंगे। दैट इज कॉल्ड कॉल मनी। वो मैक्सिमम पीरियड उनका 15 दिन है, 15 दिन में वो अरेंज करके उसको वापस देंगे, लेकिन उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा। इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा चाहे वो 1 घंटे के लिए क्यों नहीं है, ठीक है। उसको हम कॉल रेट कॉल करते हैं। नाउ सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, जिसको हम सीडी बोलते हैं, सीडी शॉर्ट फॉर्म। सर्टिफिकेट ये भी अनसिक्योर्ड नेचर के होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ये बियर फ्रॉम बाय द कॉमर्शियल बैंक एंड द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। कॉमर्शियल बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इसको बियर करते हैं, इशू करते हैं। और कोई भी इशू टू किसको, इंडिविजुअल को, कंपनीज को, ठीक है, किसी को भी इशू किए जा सकते हैं शॉर्ट टर्म फाइनेंस के लिए। इनका पीरियड 91 डेज से 1 ईयर तक का होता है, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट इंस्ट्रूमेंट, 5 इंस्ट्रूमेंट हैं, हम 5वें इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं। नेक्स्ट वन इज कॉमर्शियल बिल, ठीक है। ये जो कॉमर्शियल बिल क्या है, कॉमर्शियल बिल का कुछ नहीं है, ज़्यादा बड़ी कोई बात नहीं होती है। वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को पे करने के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है। सेलर उसको ड्रॉ करेगा, सेलर ने लिख के देगा भी हाँ ठीक है आप मेरे से उधार ले रहे हो तो मैं एक बिल लिख के दे रहा हूँ, आप उसके ऊपर साइन कर दो। साइन कौन कर रहे हैं, तो परचेज करने वाला, उसको ये उधार लेने के लिए, क्रेडिट पे लेने के लिए, इसी को हमने क्या बोल दिया, कॉमर्शियल बिल्स। आपने वो पढ़े ना BRBP, वो कॉमर्शियल पेपर ही है, कॉमर्शियल बिल्स हैं, ठीक है। एक्सेप्टेड बाय दी बायर, ठीक है। और उसके बाद वो क्या बन जाएगा, मार्केटेबल इंस्ट्रूमेंट बन जाएगा, जिसको हम ट्रेड बिल भी कहते हैं। और अगर मेरे को नीड पड़ती है, हमने पढ़ा हुआ है BRBP के अंदर, बिल रिसीवेबल और बिल पेएबल के अंदर, ठीक है। मान लो किसी के पास क्या है, बिल रिसीवेबल है और मेरे को आज ही पैसों की नीड पड़ेगी, लेकिन इसके पैसे मेरे 6 महीने बाद आएंगे, लेकिन मेरे को नीड पड़ेगी आज, तो मैं क्या करूँगा, मैं बैंक के पास जाऊँगा, बैंक को बोलूँगा ठीक है आप एक काम करो, मेरे को आज पैसों की नीड है, आप बिल रख लो और मेरे को क्या दे दो, कैश दे दो। बैंक कहेगा ठीक है कैश दे देता हूँ, लेकिन उसके ऊपर चार्ज लगेगा, उस चार्ज को बोला गया डिस्काउंट, ठीक है। तो ऐसे हम बिल को डिस्काउंट करवा सकते हैं अगर नीड पड़ जाती है पहले, मैच्योरिटी पीरियड से पहले। ये हमने इंस्ट्रूमेंट पढ़े शॉर्ट टर्म मार्केट के, यानी मनी मार्केट के। अब हम लॉन्ग टर्म फंड्स की बात करेंगे, यानी कैपिटल मार्केट की बात करेंगे। इट इज़ अ मार्केट फॉर द लॉन्ग टर्म फंड्स। लॉन्ग टर्म फंड की ये मार्केट है जिसके अंदर हम डेट यानी लॉन्ग टर्म चीज़ों को, डिवेंचर्स वगैरह को, लॉन्ग टर्म लोन्स को डील करेंगे और इक्विटी को डील करेंगे, ठीक है। यहाँ पे डेवलपमेंटल बैंक आ सकते हैं, कमर्शियल बैंक हो सकते हैं, स्टॉक एक्सचेंजेस हो सकते हैं, ये सारी क्या है, ये कैपिटल मार्केट का ही एक टाइप है। 2 तरह की मार्केट है, एक प्राइमरी मार्केट, दूसरी सेकेंडरी मार्केट। जो प्राइमरी मार्केट होती है वो न्यू इश्यूज़ के अंदर, न्यू IPOs, इनिशियल पब्लिक ऑफर, न्यू इश्यूज़ के ऊपर डील करती है। जब किसी शेयर को फर्स्ट टाइम इशू किया जाता है, मार्केट में उतारा जाता है, तो उस शेयर को हम न्यू इशू शेयर बोलते हैं, और इसीलिए इस मार्केट को भी न्यू इशू मार्केट बोला जाता है। किसको, प्राइमरी मार्केट को। फिर इसके बाद हम बात करें द इन्वेस्टर्स। इस मार्केट के अंदर बैंक भी हो सकते हैं, बैंक भी इसको खरीद सकते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हो सकती हैं, म्यूचुअल फंड हो सकते हैं, और हम लोग यानी इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं। इस मार्केट का कोई भी ज्योग्राफिकल एरिया नहीं है, क्योंकि ये मार्केट क्या होती है, ऑनलाइन ट्रेड की जाती है, ठीक है।
क्या किस मेथड से हम क्या कर सकते हैं, न्यू शेयर्स को इशू किए जा सकते हैं। ठीक है, फ्लोटेशन का इशू करना ही होता है प्राइमरी मार्केट के अंदर। पहला ऑफ थ्रो प्रोस्पेक्टस, सिंपल है, ऑफर थ्रो प्रोस्पेक्टस। हम मार्केट में क्या करेंगे, कोई भी कंपनी है मार्केट में प्रोस्पेक्टस को इशू करेगी, प्रोस्पेक्टस को इशू करेगी, हम लोग उसको बाय करेंगे, बाय करने के बाद उसको हम एप्लीकेशन मनी डिपॉजिट करेंगे। तो इस चीज़ को बोला जाता है क्या, ऑफर थ्रो प्रोस्पेक्टस। यानी कि नॉर्मल जो पब्लिक सब्सक्रिप्शन का अपने अकाउंट्स के अंदर टॉपिक पढ़ा है, हम उसकी यहाँ पे बात कर रहे हैं। अगर ऑफर फॉर सेल, ठीक है, ये ऑफर फॉर सेल एक तरह से प्राइवेट प्लेसमेंट की तरह काम करता है। हम कुछ जैसे जो स्टॉक ब्रोकर हैं उनको पकड़ा दिए, ठीक है, कुछ इंटरमीडिएरीज को, बैंक को दे दिया, यानी किसी के थ्रू हमने उसको सेल करवा दिया, डायरेक्ट कंपनी ने उसको सेल नहीं किया। डायरेक्ट प्रोस्पेक्टस के थ्रू सेल कर रही है तो उसको क्या बोला हमने, उसको हमने क्या बोला, ऑफर, ठीक है, थ्रो प्रोस्पेक्टस। और जब इंटरमीडिएरी की हेल्प से कर रहे हैं तो उसको हमने क्या बोला, हम बोला ऑफर फॉर सेल। ठीक है, किसी कोई भी इंटरमीडिएरी हो सकता है, कोई ब्रोकर हो सकता है ना, कोई भी है। और इन्वेस्टर्स को आगे हाई प्राइस पे सेल कर देगा। प्राइवेट प्लेसमेंट जिनको हम जानते हैं, जो हमारे इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, कोई इंडिविजुअल्स हो सकते हैं, सिलेक्टेड पर्सन्स होते हैं, हम उनको क्या करेंगे, इशू। नेक्स्ट इज राइट इशू। राइट इशू उनके जाते हैं, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को राइट इशू दिए जाते हैं। जो पहले से हमारे शेयर होल्डर हैं उनको हमने नए टाइप के शेयर दे दिए, उनको हमने ऑफर दिया कि आप बाय करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और लास्ट में था ई-आईपीओस, इलेक्ट्रॉनिकली आईपीओ, नए शेयर इशू कर दिए इलेक्ट्रॉनिक मेथड से। आजकल ये ई-आईपीओस प्रॉपर चल रहा है। हम लोग जो शेयर बाय करते हैं कहाँ से करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक के वे से बाय करते हैं। सेकेंडरी मार्केट, ठीक है, इसको हम स्टॉक मार्केट भी कंसीडर करते हैं और स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू इनको डील किया जाता है। इसको स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, इन नाम से हम जानते हैं। और इस मार्केट के अंदर पहले से ही जो सिक्योरिटी इशू हो चुकी हैं, सिर्फ उन्हीं सिक्योरिटी को डील किया जाता है। ठीक है, और ये किसी स्पेसिफाइड प्लेस पे लोकेट होती हैं, दैट मीन इसका जो फिजिकल एग्जिस्टेंस हमारे पास होता है। हम ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी दोनों तरीकों से सिक्योरिटी को बाय कर सकते हैं, पर आजकल ऑनलाइन सिस्टम ही चलता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट। हमने अभी बात करी कि प्राइमरी मार्केट के अंदर क्या किए जाते हैं, फर्स्ट टाइम शेयर को इशू किया जाता है, जबकि यहाँ पे प्रीवियसली इशूड सिक्योरिटी के अंदर डील किया जाता है। यहाँ पे इसको न्यू इशू मार्केट बोलते हैं, इसको आफ्टर इशू मार्केट कॉल करते हैं, इशू करने के बाद दूसरी बार सेल परचेज। इसके जो प्रोडक्ट हैं वो जो कॉर्पोरेट कंपनीज, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ठीक है, जो फ्रेश स्टॉक ऑफ द कंपनीज के फ्रेश स्टॉक हो गई, कोई नोट्स, बिल्स, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। जबकि ऑलरेडी शेयर किए हुए यही चीज़ें ऑलरेडी जो इशू हो चुकी हैं वो कहाँ जाती हैं, सेकेंडरी मार्केट के अंदर आ जाती हैं। इसके इंटरमीडिएरीज कौन कौन से हो सकते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंक हो सकता है, अंडरराइटर्स हो सकते हैं, इसके ब्रोकर, डेवलपमेंट बैंक, ज़्यादातर ब्रोकर के थ्रू डील होती हैं, है ना। सेकेंडरी मार्केट के अंदर ब्रोकर बना दिए जाते हैं, हम जितना भी डीलिंग करेंगे ब्रोकर के थ्रू ही डील करेंगे। इसमें डायरेक्ट परचेजिंग होती है और इसमें ब्रोकर के थ्रू यानी इनडायरेक्ट होती है। बाइंग एंड सेलिंग, यहाँ पे जो सिक्योरिटी को बाय करना और सेल करना है वो नई कंपनी के इश्यूज में किया जाता है और कंपनी डायरेक्ट इन्वेस्टर्स के साथ डील करती है, जबकि यहाँ पे तो ब्रोकर होते हैं। ठीक, यहाँ पे प्राइस ऑफ द शेयर फिक्स रहता है, उसके बाद फिक्स होने के बाद में तो डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग चेंज होता रहेगा, फ्लक्चुएटिंग होता है। यहाँ पे डील सीधा सीधा इश्यूइंग कंपनी के साथ करते हैं और यहाँ पे इन्वेस्टर्स के साथ डीलिंग होती है। मेन यहाँ पे कंपनी की तरफ देखा जाता है और यहाँ पे इन्वेस्टर्स की तरफ देखा जाता है। हम बात करते हैं स्टॉक एक्सचेंज मार्केट को और डिटेल में पढ़ने के लिए, जिसको हम शेयर मार्केट के नाम से कंसीडर करते हैं। तो स्टॉक एक्सचेंज क्या है, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो क्या करता है, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है सिक्योरिटीज को सेल और परचेज करने के लिए। ठीक है, सिक्योरिटी कुछ भी हो सकती है, हम बहुत बार बात कर चुके हैं इनके बारे में। शेयर डिबेंचर को मनी में कन्वर्ट करना या मनी को शेयर डिबेंचर में कन्वर्ट करना, उसको वाइस वर्सा बोला गया।
क्या क्या इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं जो स्टॉक मार्केट डील करती है। पहला वो फंक्शन डील करती है प्रोवाइड लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी। मार्केटेबिलिटी का मतलब सेल परचेज है। मार्केटेबल यानी कोई भी चीज़ को मार्केटेबल बनाना, बाजार में सेल करने लायक बनाना, और लिक्विडिटी मतलब उसको सेल कर देना। देन प्राइसिंग ऑफ द सिक्योरिटी, सिक्योरिटी का प्राइस डिसाइड करना, वो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। डिमांड और सप्लाई के बेस पे उसका प्राइस डिसाइड किया जाएगा। जो भी इंफॉर्मेशन है वो साथ साथ किसके पास चली जाती हैं, इन्वेस्टर्स के पास पहुंच जाती हैं, बायर सेलर के पास चली जाती हैं। ट्रांजैक्शंस को सेफ्टी प्रोवाइड करने का काम किसका है, इसी मार्केट का काम है। ठीक है, ये मार्केट को रेगुलेट करने का काम, सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का काम, क्योंकि जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं उनके ऊपर पूरी की पूरी नज़र होती है किसकी, स्टॉक मार्केट की। बड़ी नहीं आँख। कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक ग्रोथ। देखो ये क्या करता है, ये सेविंग को चैनलाइज करता है। सेविंग को, अगर खाली पड़ा पैसा, आइडल पैसा पड़ा है, वो वेस्टेज है, उस वेस्टेज को क्या करेगा, जब प्रोडक्शन के अंदर लेके आएगा तो प्रॉफिट जनरेट होगा। ठीक है, एक नए प्रोडक्टिव प्रपोजल्स हमारे पास आएंगे, तो इससे हमारी कैपिटल का फॉर्मेशन होगा, नई एसेट्स बनेंगी, इकोनॉमिक ग्रोथ की तो होगी ही होगी। स्प्रेडिंग इक्विटी कल्चर। इक्विटी कल्चर का मतलब क्या हुआ, इक्विटी कल्चर का मतलब यानी इक्विटी शेयर नहीं है यहाँ पे। इक्विटी का मतलब एजुकेशन प्रोवाइड करके सभी को इक्वल लेके आना। एंड प्रोवाइडिंग स्कोप फॉर स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन का मतलब सट्टाबाजारी, कौन सी, लीगल वाली। यानी जब प्राइस कम है, जब प्राइस कम है तो परचेज कर लेना, प्राइस बढ़ गई तो सेल कर लेना। ठीक, तो ये स्कोप भी कौन देता है, क्योंकि दोबारा से जब प्राइस कम होंगे, बढ़ेंगे, सेल परचेज कहाँ करेंगे हम, सेकेंडरी मार्केट में तो करेंगे। ट्रेडिंग प्रोसीजर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा आ जाता है स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। ट्रेडिंग प्रोसीजर कैसे होता है, इसमें से चाहे 1 मार्क का, चाहे आपको 3 मार्क्स का है, चाहे आपके पास 4 मार्क्स का है, चाहे 6 मार्क्स में है, लेकिन क्वेश्चन तो आएगा, श्योर है 100%। पहला ब्रोकर को सिलेक्ट करना। पहले हम ब्रोकर को सिलेक्ट करेंगे, कोई स्टॉक एक्सचेंज के साथ ओनली एंड ओनली ब्रोकर डील कर सकते हैं। हम ब्रोकर के साथ डील करेंगे, ब्रोकर आगे स्टॉक मार्केट में डील करेंगे। हम डायरेक्ट कभी स्टॉक मार्केट में डील तो नहीं कर सकते। हम प्लेस ऑर्डर करेंगे। ऑर्डर प्लेस करने से पहले हम क्या करेंगे, डीमैट अकाउंट ओपन करेंगे। और डीमैट अकाउंट को बोलते हैं डीमैटेरियलाइज्ड अकाउंट। ऐसा अकाउंट है जहां जो एक इन्वेस्टर का अकाउंट होता है और अपनी सिक्योरिटी को सेल परचेज उसी के थ्रू किया जाता है। जितने भी शेयर डिबेंचर डिपॉजिट होते हैं वो भी उसी के अंदर होते हैं। ठीक है, और जितने भी मनी होती है वो भी हमारी वहीं पे रहती है, और उसी अकॉर्डिंग हम डायरेक्ट ट्रांजेक्शन्स को डील कर देते हैं। उसी के अकॉर्डिंग, उसी के थ्रू हम क्या करते हैं, ऑर्डर प्लेस करते हैं। फिर वो ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, सर्चिंग होगा भी आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, और उसके बाद सेटलमेंट कर ली जाएगी। ठीक है, वो कैश बेसिस भी हो सकता है और कैरी ओवर किसी और चीज़ के बदले में भी, शेयर के बदले में शेयर भी ऐसा हो सकता है। ये जो टाइम पीरियड हम बात करते हैं, तो ये टाइम पीरियड 1 दिन से लेके 1 मंथ तक का भी टाइम पीरियड इसके अंदर हो सकता है ट्रांजैक्शंस के बीच की डीलिंग का। वैसे इतना लंबा टाइम नहीं होता है 1 मंथ का, लेकिन फिर भी 1 मंथ का पीरियड कंसीडर जरूर किया जाता है। वैसे तो 1 दिन के अंदर, मैक्सिमम 2 दिन के अंदर ये ट्रांजैक्शन डील हो जाती है। ठीक है, बट गाइडलाइंस तो कहती हैं कि मैक्सिमम पीरियड 1 ईयर का है। ठीक है, जैसे आईपीओ के केस में हम कह सकते हैं, लेकिन हम तो स्टॉक मार्केट की बात करें, आईपीओ के केस में लंबा टाइम भी होता है। ठीक है, और इनका काम क्या है, सेटलमेंट करना और उसके बदले में क्या करना, शेयर सर्टिफिकेट्स को इशू कर देना, सिक्योरिटी के सर्टिफिकेट को इशू करना, और वो सर्टिफिकेट क्या है, प्रूफ है कि आपने शेयर बाय कर रखे हैं। ठीक है, पहले जितनी भी ट्रेडिंग होती थी वो क्या होती थी, पब्लिक आउटक्राई यानी ऐसे नॉर्मल ऑप्शंस के थ्रू की जाती थी, लेकिन आजकल ऑप्शन नहीं है, आजकल ऑनलाइन स्क्रीनिंग हो गई है। डायरेक्ट आप कंप्यूटर पे देख सकते हैं क्या सेलिंग, क्या ट्रेडिंग, क्या परचेजिंग चल रही है। बहुत सारी ऐप्स हम अभी हमारे पास यहाँ पे आ गई हैं जो कि स्टॉक मार्केट के ब्रोकर्स उनको रन करते हैं। ठीक है, और जिस कारण से सारी जो थेफ्ट है, फॉर्जरी, ट्रांसफर, डिले, ये सारी चीज़ों का खतरा अब बहुत कम हो गया, खत्म चाहिए हो गया। ठीक है, ठीक
ठीक है। तो ये एलिमिनेट कर देता है किसकी, थेफ्ट की, फोगरी की, ट्रांसफर्स, ऐसे को जो बिना मतलब के घर में ट्रांसफर हो जाते हैं अपने आप ही, या कुछ डिले होता है, अनवांटेड डिले है, इन चीज़ों के बीच में क्या करता है, ये बैलेंस बनाता है। ठीक है, यानी कंट्रोल करने का काम सारा स्टॉक मार्केट का होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिकली एंट्रीज को बुक किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं, डीमेटेलाइज्ड बोलते हैं इस प्रोसेस को। डिपॉजिटरी सर्विसेज या डीमेट अकाउंट्स की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे डिपॉजिटरी सर्विसेज और उनके साथ डीमेट अकाउंट की अगर हम बात करें, तो डीमेट अकाउंट मैंने अभी बताया कि किसके साथ डील किया जाता है। डीमेट अकाउंट ऑनलाइन ट्रांजेक्शन को डन करने के लिए होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिकली फॉर्म किया होता है। आपको डीमेट अकाउंट ओपन करवाना ही पड़ेगा शेयर्स के लिए। ठीक है, कीपिंग इन द माइंड द डिफिकल्टी टू ट्रांसफर द शेयर ऑन द फिजिकल फॉर्म, सेबी हैज डेवलप्ड द न्यू सिस्टम, जिसको हमने क्या बोला, डीमेट, डीमेटलाइज्ड अकाउंट, या फिर हम कह सकते हैं डिपॉजिटरी सर्विसेज। हमारे पास डिपॉजिटरी सर्विसेज की बात आई तो दो डिपॉजिटरी हमारे पास एट प्रेजेंट है, एनएसडीएल और सीडीएसएल। एनएसडीएल यानी नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, या फिर सीडीएसएल सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड। ये डिपॉजिटरी सर्विसेज और कुछ नहीं है, ये ऐसे इंस्टीट्यूशंस और ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो क्या करते हैं, सिक्योरिटी को होल्ड करते हैं। वो किसी भी तरह की सिक्योरिटी हो सकती है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर। ठीक है, इन सर्विसेज को जो भी डिपॉजिटरीज जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं उनको डिपॉजिटरी सर्विसेज कॉल किया जाता है। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स की अगर हम बात करें, डीपीएस की बात करें, तो वो कोई भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन वहाँ पे हमेशा डील किस में किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर। ठीक है, दोनों हमने इंस्टीट्यूशन के बारे में बात किया। दूसरा, द डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, अभी हमने बैंक वगैरह ये सारे डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स हैं, कुल मिला के जो लिस्टेड कंपनीज के अंदर डील कर रहा है। ठीक है, ये ओपन दी, और ये क्या करता है, इन्वेस्टर्स के अकाउंट को ओपन करता है, सिक्योरिटी को मेंटेन करता है। ठीक है, और कंपनीज को भी सेंड करता है लिस्ट, कैसी, शेयर होल्डर्स की, क्योंकि नाम चेंज होते रहते हैं, बार बार मैंने सेल कर दिया किसी और को, किसी और ने किसी और को सेल कर दिया, वो नेम चेंज होगा ही होगा ना। बेनिफिट्स क्या है इन डिपॉजिटरी सर्विसेज की, पहली बात तो सेल एंड परचेज ऑफ शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू, टाइम को सेव करेगा, हमने पहले पढ़ लिया था। ठीक है, लिक्विडिटी लोअर ट्रांजैक्शन कॉस्ट आएगी, हमने पहले बात कर लिया, ट्रांजैक्शन आसानी से हो जाएंगी, टाइम भी बचेगा। ट्रांसपेरेंसी आती है कि ऑनलाइन स्क्रीन के अंदर सब कुछ चेक किया जा सकता है, देखा जा सकता है। ठीक है, किसी तरह की काउंटर फिटिंग नहीं होती है, सिक्योरिटी होती है, वो क्या होती है, सेफ रहती है। सर्टिफिकेट आपको फिजिकल फॉर्म के अंदर भी और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर भी आपको प्रोवाइड हो सकता है। और जो रिस्क होता है, ठीक है, मल्टीलेशन का, वो भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है, यानी रिस्क वगैरह तो कम रहता होता ही नहीं है। सिक्योरिटी सर्टिफिकेट आपको आपके नाम पे इशू हो गया तो वो आपका शेयर है जब तक आप उसको सेल नहीं करते हो। देन डीमेट अकाउंट की अगर हम बात करते हैं तो डीमेट अकाउंट यानी डीमेटलाइज्ड अकाउंट है, जिस अकाउंट के थ्रू हम क्या करते हैं, सिक्योरिटी और को सेल परचेज किया जाता है। ये डीमेट अकाउंट किनके साथ होता है, ये डिपॉजिटरीज के साथ होता है। ठीक है, सभी इसको ओपन करवाएंगे, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो सारे इसको ओपन करवाएंगे। इसी अकाउंट के अंदर हमारे जो अकाउंट्स हैं, शेयर्स हैं, वो क्या की सिक्योरिटीज़ हैं जितनी भी, वो इसी अकाउंट के थ्रू प्रोसेस की जाती है। ठीक है, क्या क्या बेनिफिट्स हैं इसके, तो ये पेपर वर्क कम हो जाता है। ठीक है, गलत ट्रांसफ़र की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। स्टैम्प ड्यूटी वगैरह, पहले तो डॉक्यूमेंट के ऊपर स्टैम्प ड्यूटी लगाने की जरूरत होती है, आजकल ई साइन हो जाते हैं तो नीड नहीं पड़ती। ठीक है, द कंसेप्ट ओड लोड कंस्टेंट जो ओब्लिश हो गया, पहले तो जाके पेपर बैलेट सिस्टम होता था। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग शेयर मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे, ऐसा कुछ होता है। आजकल तो इलेक्ट्रॉनिकली सब कुछ सामने दिखाई दे जाता है, ट्रांजेक्शन स्पीडली हो जाती हैं। ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टर्स को भी ये अट्रैक्ट करेगा। हमारे एनएसडीएल सीडीएसएल के साथ ये अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, कोई भी करवा सकता है। ठीक है, और डीमेट अकाउंट दोनों तरह की इक्विटी और डेट, दोनों तरह की जो सिक्योरिटीज हैं, चाहे वो डेट टाइप की चाहे वो इक्विटी टाइप की हैं, दोनों के अंदर डील करता है।
कहीं पे भी बैठ के ट्रांजेक्शन को डील किया जा सकता है। ये ट्रांजेक्शन आपके डीमेट अकाउंट के अंदर ऑटोमेटिकली आपके शेयर्स आ जाएंगे या सेल हो जाएंगी ऑटोमेटिकली, लेकिन आपको ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा, उसके बाद अपने आप सब कुछ डील होता रहेगा। ठीक है, इमीडिएट ट्रांसफर हो जाती हैं सिक्योरिटीज, टाइम नहीं लगता है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि वैसे 30 दिन का टाइम होता है, ठीक है, बाय डॉक्यूमेंट, लेकिन ऐसे नीड नहीं होती। ठीक है, और एड्रेस वगैरह अगर चेंज होता है तो वो ऑलरेडी कंपनी के पास आपका चला जाता है, बार बार आपको हर जगह जाके चेंज करवाने की जरूरत नहीं है। ओपनिंग ऑफ डीमेट अकाउंट, ठीक है, जैसे बैंक अकाउंट आप खुलवाते हैं सेम तरीके से डीमेट अकाउंट ओपन होता है। आप अपने प्रेस्क्राइब डॉक्यूमेंट है वो आप क्या करेंगे, आपकी डिपॉजिटरी के पास आप जाके या डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ जाके आप क्या करेंगे, सबमिट करेंगे, और वही आपके पास साइन करके सब कुछ करके वो आपके पास अकाउंट ओपन हो जाता है। ठीक है, आईडी प्रूफ मेन उसका रेजिडेंस का प्रूफ और आईडी प्रूफ मेन इसके डॉक्यूमेंट्स होते हैं। ठीक है, और वो सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए, और आपकी फ़ोटो तो रिक्वायर्ड है ही, आजकल आधार कार्ड भी इम्पोर्टेंट ही है। आगे हम बात करते हैं सेबी के, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो हमारे इंडिया का क्या है, स्टॉक एक्सचेंज है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस्टेब्लिश किया था, इसको कब किया था, 12 अप्रैल को 1988 को इस्टेब्लिश किया गया था। एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बनाया गया था, एक लीगल बॉडी इसको कंसिडर किया गया। कब, स्टेटरी प्रोविजन है, लीगल जो इसको राइट दिया गया वो 30 जनवरी 1992 के अंदर दिया गया एक ऑर्डिनेंस के थ्रू, और बाद में इस ऑर्डिनेंस को भी रिप्लेस कर दिया गया पार्लियामेंट एक्ट के अंदर, सेबी एक्ट इनको अलग से बना दिया गया 1992 का। ठीक है, इसका काम क्या है, प्रोटेक्ट करना है किसको, इन्वेस्टर्स को, इन्वेस्टर की इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, चाहे वो सेकंड हैंड या न्यू हैंड दोनों की तरह से, यानी प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों तरह की सिक्योरिटी के अंदर भी अगर वो डील कर रहा है तो दोनों तरीकों से उसको बेस्ट जो सर्विसेज प्रोवाइड करना और उनके इंटरेस्ट को सेव करना। देन टू रेगुलेट दी स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करने का काम, प्रमोट करने का काम सिक्योरिटीज़ को, उनका प्राइस डिसाइड करने का काम, इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, उनको गाइड और एजुकेट करना। ठीक है, मल प्रैक्टिसेस यानी जो गलत प्रैक्टिसेस हो रही है उनके ऊपर कंट्रोल करना, प्रिवेंशन करना। ठीक है, और जो इसके अलावा ठीक है, कोड ऑफ कंडक्ट, कैसे डील करना है सिक्योरिटी मार्केट के अंदर किसी सिक्योरिटी के साथ, ठीक है, ब्रोकर और एजेंट के थ्रू, ठीक है, कैसे आपको डील करना है, वो सारे का सारा प्रोसीजर भी कौन बताएगा, ये सिक्योरिटी मार्केट ही बताती है। ठीक है, सेबी फंक्शंस क्या क्या हैं, ये हमारा लास्ट टॉपिक आ जाता है। यहाँ का क्या क्या फंक्शंस है, हमारे पास 3 तरह के फंक्शन होते हैं। एक को हम प्रोटेक्टिव फंक्शन बोलते हैं, दूसरे को हम डेवलपमेंटल फंक्शन बोलते हैं, और तीसरे को हम रेगुलेटिंग फंक्शन बोलते हैं। प्रोटेक्टिव फंक्शन है जो प्रोटेक्ट करते हैं किसको, कस्टमर को, कंपनीज को मल प्रैक्टिसेस वगैरह से। तो प्राइस रीजिंग, जानबूझ के प्राइस को ऊपर उठा देना, ठीक है, जानबूझ के जो सप्लाई ज़्यादा डिमांड शो करके प्राइस को ऊपर उठा देते हैं तो वो मल प्रैक्टिस है, तो उससे प्रोटेक्ट करना। इनसाइडर ट्रेडिंग जो हो रही है, कई बार कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं वही ज़्यादा से ज़्यादा शेयर बाय करते रहते हैं अपने प्राइस को इंक्रीज़ करने के लिए। किसी तरह का मैनिपुलेशन, फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़, कस्टमर को एजुकेट करना, एजुकेट करने से भी प्रोटेक्शन उनको मिलेगी, और जो भी प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट्स हैं वो उनके ऊपर ध्यान रखना। ये सारी चीज़ों का काम किसका है, प्रोटेक्टिव फंक्शन है, SIB का काम है। दूसरा डेवलपमेंटल फंक्शन, डेवलपमेंट के अंदर हमें पता लग रहा है डेवलपमेंट कब होती है, जब उसकी स्किल बढ़ाएंगे, यानी ट्रेनिंग किसकी, इंटरमीडिएट्स की, प्रमोट करेंगे, एजुकेशन देंगे, और रिसर्च वगैरह टाइम टू टाइम करेंगे। रेगुलेटिंग फंक्शन जो रेगुलेट करता है, मींस रूल एंड रेगुलेशन फ्रेमवर्क बनाने का काम, ठीक है, उनको रजिस्टर और रेगुलेट इंटरमीडिएट करना, ब्रोकर्स को क्या करना, रजिस्टर करना। रजिस्टर एंड रेगुलेट म्यूचुअल फंड्स में, इसका मतलब क्या बात आ रही है, सेबी के अंदर म्यूचुअल फंड भी डील होते हैं। बहुत बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछा गया है, क्या म्यूचुअल फंड भी सेबी में का पार्ट है, हाँ जी। क्या प्राइमरी मार्केट भी सभी का पार्ट है, हाँ जी। क्या सेकेंडरी मार्केट भी सभी के अंडर आता है, हाँ जी आता है, ठीक है। और सभी जितने भी इंक्वायरीज हैं उनको चेक करना, ऑडिट करना, और उनके लिए उनके ग्रेविएशंस को डील करना भी इसी का काम है। तो इस टॉपिक पे हमारा ये चैप्टर है वो फिनिश होता है। आप इस चैप्टर को अच्छे से होपफुली पढ़ेंगे, जो डाउट्स आते हैं उन डाउट्स को आप कवर अप करेंगे, और आपने मेरी इसकी चैप्टर 9, ठीक है, क्या नाम है, पार्ट बी का चैप्टर 9 फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और चैप्टर 10 फाइनेंशियल मार्केट,
ये दोनों आपके चैनल के ऊपर अपलोड हो गए हैं। इसके ऊपर मैंने क्या कर दिया है, वन शॉट बिजनेस स्टडीज के नाम से मैंने आपकी एक प्ले लिस्ट बना दी गई है। आप उस प्ले लिस्ट में जाइए और बाकी नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो भी आपको यहाँ पे आ जाएंगी, और आप हमें बताइए कि नेक्स्ट किस टॉपिक के अंदर आपको ज़्यादा डिफिकल्टी आ रही है, उस टॉपिक के अंदर मैं सबसे पहले वीडियो बना दूँगा। ठीक है, तो वो चैप्टर मैं आपको सबसे पहले करवा दूँगा। इसके अलावा कोई और डाउट्स हैं तो उस डाउट के लिए भी आप हमें इस वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। और मत भूलिए क्या करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना विद योर फ्रेंड्स। ठीक है, फिर मिलते हैं आपके इस चैनल के ऊपर @commerce with प्रेम कुमार। थैंक यू।